हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप सबों को क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे अभ्यास के प्रश्न हो या फिर चर्चा करें के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत से विषय वस्तु हैं वो आपको याद हो जाएगा और इससे जो है आपको मैट्रिक परीक्षा में बहुत लाभ पहुंचेगा। और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का एक एक करके हल बताना शुरू करूं, इससे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए हमेशा ही इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, बिना विलंब किए हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न संक्षेप में लिखें। और उसमें पहला प्रश्न है जोसेपे मैत्सिनी, या फिर कहें कि जोसेपे मैत्सिनी कौन था। तो इसका उत्तर है जोसेपे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 साल के युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला मोर्सेई में अंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। 1830 ईस्वी के दशक में मैत्सिनी एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत की। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सपने से रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न है काउंट कैमिलो दे काबूर, या फिर कहें काउंट कैमिले दे काबूर कौन था। तो इसका उत्तर है काउंट कैमिलो दे काबूर इटली के सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य का मंत्री प्रमुख था। इटली के एकीकरण आंदोलन में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। इतालवी अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वह फ्रेंच भाषा का बढ़िया प्रयोग करता था। काबूर एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने फ्रांस के एक कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रियाई बलों के 1859 ईस्वी में हरा पाने में सफल हुआ। गैरीबाल्डी का साथ लेकर उसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों को जीतने में सफल रहा था तथा स्पेनी शासक को हटाने में भी सफल रहा और 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा कर विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया। अगला प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, या फिर कहें कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर है 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1861 ईस्वी में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए लोगों को इकट्ठा किया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 ईस्वी में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 ईस्वी कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अगला प्रश्न है
और इसमें जो है फ्रैंकफर्ट संसद या फिर कहें फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है जर्मन क्षेत्रों में भारी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसकी अध्यक्षता संसद के अधीन रहने वाली शासक ने की। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, या फिर कहें राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसे लिखें। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। फिर भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र प्रकाशित किए गए और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। ये जैक मैट्रिक एग्जाम 2016 में पूछा गया था, एनुअल एग्जाम में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिस पर निरंकुश राजा का शासन था। क्रांति के पश्चात प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी नागरिकों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। वह इस प्रकार है। पहला है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत एक समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसे पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। तीसरा, सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा स्टेट जनरल का चुनाव किया जाने लगा जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। पांचवा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। छठा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा नाप तौल की एक समान व्यवस्था लागू किया गया। सातवां है, क्षेत्रीय भाषाओं को निरुत्साहित किया गया और पेरिस में प्रयोग होने वाली भाषा फ्रेंच को ही राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। तो इस प्रश्न के जो भी उत्तर थे उसको बिंदुवार करके पॉइंट वाइज इस तरह से लिखने से अच्छा होगा। इससे जो है परीक्षा में छात्रों को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसी तरह से आप लिखें। अगला जो तीसरा प्रश्न है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ये जैक बोर्ड 2012 एनुअल में और 2014 में आ चुका है। मतलब कि मैट्रिक एग्जाम में 2 बार यह प्रश्न आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे ढंग से देख लें और पढ़ लें। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कि मारियान फ्रांस का लोकप्रिय ईसाई नाम वह राष्ट्र रूपक थी जिसमें जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई
ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है चौथा, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। और यह प्रश्न जैक बोर्ड 2009 और 2020 में 2 बार आ चुका है। मतलब कि जैक झारखंड बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम 2009 और 2020 में यह प्रश्न 2 बार आ चुके हैं। और इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने के प्रयास के साथ किया गया। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात पर्सा ने जर्मनी एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसमें पर्सा की सेना और नौकरशाह की मदद ली। 7 वर्षों यानी कि 1866 से 1871 के दौरान ऑस्ट्रिया 1866 ईस्वी, डेनमार्क और फ्रांस 1871 ईस्वी से 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये था इस चौथे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद 5वां प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो इसका जो उत्तर है वह है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित सुधार किए। पहला, उसने प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बनाया। दूसरा, उसने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता बनाई, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसने जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा, उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। चौथा, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। पांचवा, उसी के शासनकाल में किसानों, मजदूरों, कारीगरों और उद्योगपतियों ने पहली बार आजादी का स्वाद चखा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, चर्चा करें। और इसमें है कि उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो इसका उत्तर है, 1848 ईस्वी की उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। उदारवादियों ने जिन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया वे निम्नलिखित हैं। पहला, राजनीतिक विचार, और इसमें पहला है क, उदारवादियों ने सहमति वाली सरकार की अवधारणा पर बल दिया। ख, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति। ग, संसद द्वारा एक संवैधानिक प्रतिनिधि सरकार। घ, संपत्ति का अनुल्लंघनीय अधिकार। और दूसरा, सामाजिक विचार, और इसमें क, किसी राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना उदारवादियों की महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी। ख, वह मत देने और प्रतिनिधि सरकार के निर्वाचित होने का अधिकार चाहते थे। ग, 19वीं सदी में यूरोप में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था जिनके पास निजी संपत्ति नहीं थी। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया था। तीसरा, आर्थिक विचार, और इसमें है क, उदारवादी बाजारों की मुक्ति के पक्षधर थे। ख, वे चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे।
दूसरा प्रश्न है इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। और इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक जुड़ाव को रूमानीवाद नाम दिया गया। रूमानीवाद के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहन गॉटफ्रीड हर्डर ने दावा किया कि रोमानी जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचारित प्रसारित किया। दूसरा, भाषा। पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पोलैंड के रूस के कब्जे वाले हिस्सों में पोलिश भाषा प्रतिबंधित थी। जब पादरियों ने रूसी बोलने से इनकार कर दिया तो उन्हें सजा दी गई। इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तीसरा, संगीत। कैरोल कुरपिस्की, एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। और इसका उत्तर है, 19वीं सदी में राष्ट्र विभिन्न तरीकों से विकसित हुए। उदाहरण के लिए, पहला, इटली, सार्डिनिया, पिडमोंट और उनके विभिन्न विभागों जैसे ऑस्ट्रिया आदि के शासकों के साथ हुए अनेक युद्धों के बाद उभरा, लेकिन यह केवल कूटनीतिक कौशल से संभव हो सका। दूसरा, वहीं ब्रिटेन का खून खराबे का कोई इतिहास नहीं है। वहाँ एक जातीय समूह अंग्रेजों ने अन्य जातीय समूह पर अपना दबदबा कायम किया और एक नया ब्रितानी राष्ट्र बनाया और आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया। आयरलैंड इसका उदाहरण बना। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो इसका पहला है उत्तर जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली क्रांतियों, युद्धों और सैन्य अभियानों के फलस्वरूप विकसित हुआ। इसके उदाहरण है जर्मनी और इटली का एकीकरण। दूसरा, लेकिन ब्रिटेन इसका अपवाद था, वहां राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। तीसरा, ब्रिटेन में अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्स आदि जैसे जातीय समूह शामिल थे। चौथा, उनमें से अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए और उन्होंने अन्य जातीय समूहों पर प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। पांचवा, पहले उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में शामिल किया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया। छठा, फिर उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बिना किसी खून खराबे के उभरा। अगला प्रश्न है पांचवा, और इसमें बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो इसका उत्तर है, बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। दूसरा, उस पूरे क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था जो अपने पतन के कगार पर था। तीसरा, इसी समय स्लाव बाल्कन के जातीय समूह भी उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अतः यह सभी जातीय समूह अपने लिए व्यक्तिगत राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। चौथा, इसी दौर में उनके बीच खटासपूर्ण संबंध पनपे, उनमें बहुधा कटुतापूर्ण संघर्ष चलता रहा था। पांचवा, वे सभी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। छठा, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जैसे ताकतें बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। सातवां, बाल्कन के जल क्षेत्र पर नियंत्रण करके उन्होंने यूरोप में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने की भी योजना बनाई थी। इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। छठा और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो इसका उत्तर है, पहला, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार यूरोपीय महादेश की सांस्कृतिक विविधता एवं प्रादेशिक सामाजिक समूह से उभरा। दूसरा, औद्योगिकीकरण के कारण यूरोपीय समाज में परिवर्तन से नए माध्यम वर्ग का उदय हुआ। तीसरा, इनमें श्रमिक, कार्यशील जनसंख्या, उद्योगपति, व्यवसायी, प्रोफेशनल आदि शामिल थे। चौथा, मध्यम वर्ग के शिक्षित और उदार लोगों ने
यूरोपीय समाज के सांस्कृतिक रूप से सक्षम वर्गों को एक करने का विचार किया। अतः पांचवा है, अतः उसने राष्ट्रवाद पर विचार किया, इससे राष्ट्रवाद के विचार का उदय हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्लास 10th के पहले चैप्टर के इतने प्रश्न थे जिसका उत्तर हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इसे एक बार में अगर नहीं समझ पाए तो 2 बार देख लें। और मैं इस तरह का वीडियो और भी अपलोड करूंगा इस YouTube चैनल में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।